आज का प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हो सके मिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ ले, इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध का नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ऑप्शन है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर में या फिर जून में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर में। नवंबर में खरीफ की फसल काटी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? ऑप्शन है कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली या फिर मुंबई से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता से भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन है मुंबई में, चेन्नई में, कोच्चि में या फिर विशाखापट्टनम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है तीसरा स्थान, छठा स्थान, चौथा स्थान या फिर सातवां स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1914 से 1918 के बीच, 1913 से 1920 के बीच, 1913 से 1918 के बीच या फिर 1913 से 1919 के बीच। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अकबर ने, औरंगजेब ने, बाबर ने या फिर तैमूर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। बाबर ने भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद में रख लीजिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1930 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को या फिर 1939 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 16, 18 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
18। पुराणों की संख्या 18 है। अगर आप 18 पुराणों का नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन है तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में निष्क नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है परीक्षित ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है कपास की, जौ की, चावल की या फिर गेहूं की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास की। हड़प्पावासी कपास के लिए सर्वप्रथम थे, याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है नागार्जुन, धननंद, महानंदनी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानंदनी। महानंदनी नंद वंश का संस्थापक थे, याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 330 ईस्वी पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है महापद्नंद, धननंद या फिर कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धननंद। धननंद नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। अगला प्रश्न है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 7, 9, 11 या फिर 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 6, 8, 10 या फिर 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 9, 10, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कॉर्फबॉल या फिर हैंडबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्फबॉल। कॉर्फबॉल में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है उधम सिंह को, मेजर ध्यानचंद को, रूप सिंह को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? ऑप्शन है 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट या फिर 90 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 मिनट। अगला प्रश्न है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रियान बोधा, संगई बुबका
एम्मा जॉर्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगई बुबका को। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है विनोद काम्बली, शेन वॉर्न, सचिन या फिर सौरभ गांगुली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेन वॉर्न। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना जाता है? ऑप्शन है स्टीव वकनर, डिकी वर्ड, डेविड सेफाई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिकी वर्ड। डिकी वर्ड ग्रेट डिलेयर उपनाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विनोद काम्बली, सौरभ गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।